हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। कैलकुलस में रिलेशंस को कंप्लीट करने के बाद अब हम आ चुके हैं फंक्शंस पर। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस एक बड़ा टॉपिक है जो कि 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट होगा। मिनिमम इतनी वीडियो तो लगेंगी, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा भी लग जाए। देखते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और एक एक कंसेप्ट को समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शंस को पढ़ने से पहले जो हमने रिलेशन पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशन में हमने क्या पढ़ा? रिलेशन क्या होता है कि ए क्रॉस बी के जो सबसेट होते हैं उन्हीं को हम रिलेशंस कहते हैं। और ए क्रॉस बी में टोटल जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं जो डिफाइन होते हैं ए टू बी। और नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है। हमने सेट्स में पढ़ा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है 2 की पावर n माइनस 1। माइनस 1 क्यों? क्योंकि 1 यहां पर होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो सेट जो सेट इटसेल्फ होता था ना, उसी को इम्प्रॉपर कहते थे। अब ये हमने सेट्स में पढ़ा था, ऐसा नहीं कि उस टाइम पढ़ा था भूल गए। आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है, अपने नोट्स जो भी आपने पढ़ाए। उसके बाद हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं ए क्रॉस बी में। तो वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे? m इंटू n। तो टोटल सबसेट कितने होंगे? वो होंगे 2 की पावर m n। टोटल सबसेट ए क्रॉस बी में। और जितने सबसेट उतने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी वो भी होगा 2 की पावर m n। क्लियर है? किसी भी रिलेशन को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद हमने एरो डायग्राम में देखा था, किसी रिलेशन को डिफाइन करते थे एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते थे। उस एरो डायग्राम में हमने देखा था कि कोई भी जो एरो है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और कहीं भी जा सकता है। तो ये तो हो गया रिलेशन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। कौन कौन से टाइप देखे थे? पहला देखा था हमने रिफ्लेक्सिव, दूसरा देखा था हमने सिमेट्रिक, और थर्ड देखा था ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी कि यदि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए, यदि कोई एलिमेंट ए किसी सेट ए में है तो ए डॉट ए उस रिलेशन में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी कि यदि ए बी इफ ए बी किसी रिलेशन में है देन बी ए उस रिलेशन में होना चाहिए। ये होती थी सिमेट्रिक की डेफिनेशन। फिर ट्रांजिटिव की क्या थी? ट्रांजिटिव में हम पेयर बनाते थे कि ए बी यदि किसी रिलेशन में है एंड बी सी किसी रिलेशन में देन ए सी उस रिलेशन में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव में हम पेयर बनाते थे, है ना, हमने क्वेश्चन भी किए थे। अच्छा मुझे बताइए, यदि कोई ऐसा रिलेशन आ गया जिसका पेयर बन ही नहीं रहा, जैसे मैं आपको एक रिलेशन लिख के दूं जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3 4, मतलब 1 की पेयरिंग 2 के साथ है और 3 की पेयरिंग 4 के साथ है। ये एरो डायग्राम हो गया, है ना, ये ए है ये बी। ऐसा रिलेशन आ गया। अब बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो ट्रांजिटिव में हम पेयर बनाते थे तो 1 और 2 के साथ देखते हैं। तो 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब इसका कोई पेयरिंग बन नहीं रही, तो इसे इग्नोर किया। ऐसे 3 4 से शुरू होने वाला एलिमेंट भी नहीं है तो इसे भी इग्नोर किया। अब कोई पेयर बन नहीं रहा, तो बताइए ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो ये ट्रांजिटिव होगा। पेयर नहीं बन रहा तो क्या? पेयर बनता तो चेक करते ना, पेयर बना ही नहीं तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया था इसलिए आपको ध्यान रखना है ये भी। तो इतना क्लियर है, ये हमने पढ़ा था रिलेशंस में। अब चलते हैं हम फंक्शंस की तरफ। अब देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस का एक बेस्ट एग्जांपल है कि फंक्शंस इज जस्ट लाइक अ मशीन। जैसे एक मशीन होती है,
जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और वो मशीन हमें कोई आउटपुट देती है। जैसे एक जूसर है, जूसर में हमने इनपुट के रूप में फ्रूट्स दिए, उस जूसर ने उन फ्रूट्स का हमें जूस दे दिया, मस्त जूस दिया, बस। जैसे मशीन है ना, कुछ इनपुट देते हैं हमें आउटपुट मिलता है, बस ऐसे ही फंक्शन भी होता है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, वो फंक्शन हमें कुछ आउटपुट देता है। फंक्शंस इज जस्ट लाइक अ मशीन। अब मुझे बताइए कि एक जूसर है, मान लीजिए मैं घर पर एक जूसर लाया, नया घर पर आज ही लाया मैं ना, और घर पर लाकर मैंने उसमें इनपुट के रूप में दे दिया वुड। क्या दे दिया? वुड। मतलब घर पर लाया जूसर और उसमें मैंने आते से लकड़ी दे दी। तो अब बताओ क्या होगा, क्या आउटपुट मिलेगा? इस केस में जूसर टूट जाएगा, कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे समझ आया कि हर मशीन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मतलब कुछ भी इनपुट नहीं दे सकते। तो मतलब किसी भी मशीन में हम कुछ स्पेसिफिक इनपुट ही दे सकते हैं, बस ऐसा ही फंक्शन में होता है। फंक्शंस में हम कुछ स्पेसिफिक इनपुट ही दे सकते हैं, कुछ भी इनपुट नहीं दे सकते। और जो स्पेसिफिक इनपुट होती हैं उन्हें हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। और इन स्पेसिफिक इनपुट के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसे कहते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। जैसे ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन में हम इनपुट दिया, मान लो देते हैं इस फंक्शन में इनपुट 1, तो रूट ऑफ 1 आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर हम इनपुट देते हैं 4, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 2। यदि हम 2 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1.414, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी। इसके बाद हम 0 इनपुट देंगे तो रूट ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। इसके बाद यदि हमने इनपुट दिया -2, तो बताइए रूट ऑफ -2 क्या होता है? तो रूट ऑफ -2 तो नॉट डिफाइन होता है ना। यहाँ मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही है, रियल नंबर की बात हो रही है। तो रूट ऑफ -2 ये तो नॉट डिफाइन होता है, मतलब रूट ऑफ, मतलब जैसे हम इनपुट के रूप में -2 देंगे तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मतलब कुछ ये स्पेसिफिक इनपुट ही है जो हम इनपुट के रूप में दे सकते हैं, मतलब ये हो गया डोमेन, ये हो गया डोमेन। तो बताइए रूट ऑफ x के डोमेन क्या क्या होंगे, मतलब क्या कह सकते हैं डोमेन क्या होंगे? तो कुछ लोग कहेंगे डोमेन होंगे पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर सही आंसर है क्या? तो सही आंसर नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर में 0 तो आ ही नहीं रहा और हम इनपुट 0 दे सकते हैं क्योंकि आउटपुट मिल रहा है ना हमें 0, तो मतलब पॉजिटिव रियल नंबर तो आंसर नहीं है। तो फिर अब कुछ लोग बोलेंगे कि होल नंबर इसका डोमेन है, पर होल नंबर भी आंसर गलत है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। लेकिन रूट ऑफ x में हम 1.5 भी दे सकते हैं, 2.5 भी दे सकते हैं, 2.1 भी दे सकते हैं। कैलकुलेटर में यदि हम रूट ऑफ 2.5 लिखेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ना, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। मतलब ये होल नंबर तो नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 2.5 आ नहीं रहा, तो होल नंबर भी आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। और इसे इंटरवल में कैसे लिखेंगे? इंटरवल में लिखेंगे 0 से इनफाइनाइट तक। अब इंटरवल में कैसे लिखते हैं, यदि आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो आप इनइक्वालिटी वाली जो वीडियो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, नहीं तो हम आगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा इसका? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब नॉन नेगेटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें अंतर क्या है? तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर में अंतर होता है कि पॉजिटिव रियल नंबर में x ग्रेटर देन 0 होता है और नॉन नेगेटिव में होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो नॉन नेगेटिव में 0 आ जाएगा और सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। बढ़ते आगे, चलिए अब हम चलते हैं फंक्शंस की एडवांस डेफिनेशन पर। एडवांस डेफिनेशन क्या है? अभी तक हम क्या पढ़ते हैं? अभी तक हमने रिलेशन पढ़ा है। रिलेशन में क्या पढ़ा है कि एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इन क्रॉस प्रोडक्ट के जो सबसेट्स बने उन्हीं को हमने कहा रिलेशंस। अब ये जो रिलेशंस बने इनमें से कुछ रिलेशंस आगे चल के बनेंगे फंक्शंस और कुछ रिलेशंस आगे चल के फंक्शन नहीं बन पाएंगे। क्या बोला मैंने? ये जो रिलेशंस बने इनमें से ही कुछ रिलेशंस आगे चल के बनेंगे फंक्शंस और कुछ रिलेशंस आगे चल के फंक्शन नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जब वेन डायग्राम में रिलेशन और फंक्शंस को बताते हैं तो ऐसे बताया जाता है, ये है रिलेशंस
और ये है फंक्शंस। ये वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसलिए फंक्शन से पहले हमें रिलेशन पढ़ना पड़ता है ना। तो अब आपको समझ आया होगा, हमने रिलेशन से पहले फंक्शन से पहले रिलेशन को पढ़ा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो रिलेशंस बने इनमें से कुछ रिलेशंस आगे चल के बनेंगे फंक्शन, और कुछ रिलेशंस आगे चल के फंक्शन नहीं बन पाएंगे। अब इन रिलेशंस को ऐसी कौन सी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, जैसे पार किया तो बन जाएंगे फंक्शन, पार नहीं कर पाए तो नहीं बन पाएंगे फंक्शन। तो इन्हें दो कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, रिलेशंस को दो कंडीशन को फुलफिल करना होगा। यदि दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो वो बन जाएंगे फंक्शन। नहीं कर पाए, एक भी कंडीशन ऐसी हुई जो फुलफिल नहीं हो पाई, तो वो फंक्शन नहीं बन पाएगा, मतलब ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो वो दो कंडीशन कौन कौन सी है वो देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड। मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है, लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग होना चाहिए। यहाँ पर ए के 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 की मैपिंग भी है, 2 की मैपिंग भी है और 3 की मैपिंग भी है। तो पहली कंडीशन तो यही है कि सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होना चाहिए, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, मतलब ए के हर एलिमेंट की मैपिंग तो होनी चाहिए, साथ में केवल एक ही इमेज होना चाहिए, मतलब 1 की इमेज, एक ही इमेज होना चाहिए। यहाँ पर एक ही इमेज है जो कि ए है, दो की भी एक ही इमेज है जो कि ये बी, और 3 की भी एक ही इमेज है जो कि ये बी। अब वो इमेज क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पर 2 और 3 की सेम इमेज है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, एक एक इमेज ही होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सबकी एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, दो नहीं चलेंगी। जैसे यहाँ पे 1 की भी एक गर्लफ्रेंड है, 2 की भी एक गर्लफ्रेंड है, 3 की भी एक गर्लफ्रेंड, और सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होना चाहिए। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही है, तो ये हो गया फंक्शन। अब यहाँ पे यदि मैं ये लाइन हटा दूं तो आप बताइए अब ये फंक्शन है कि नहीं। पहली कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होना चाहिए, तो यहाँ तो 3 की कोई मैपिंग ही नहीं है, ये तो सिंगल ही रह गया, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये फंक्शन है यदि तीनों की मैपिंग हो गई। इसी तरह यदि मैं 2 की मैपिंग ए के साथ भी कर दूं, तो 2 की मैपिंग जैसे मैंने ए के साथ की, मतलब 1 की इमेज ए है, 2 की तो दो गर्लफ्रेंड हो गई, मतलब 1 की तो गर्लफ्रेंड एक ही है, लेकिन 2 की दो गर्लफ्रेंड हो गई, एक बार ए हो गया, एक बार बी भी हो गई, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि दो की तो दो हो गई ना, पर ये तो नहीं हो सकता, इसलिए सबकी एक ही होना चाहिए और सबकी होना चाहिए, कुल मिला के ये। समझ आ गया। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको बताना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, वो रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन है कि नहीं बताना है। फर्स्ट एग्जांपल ये, एक सेट ए है, एक सेट बी। सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, बताइए फंक्शन है कि नहीं। ये रिलेशन तो है। अब पहली कंडीशन क्या है कि सबकी मैपिंग होना चाहिए, तो 1 की मैपिंग भी है, 2 की मैपिंग भी है, लेकिन 3 सिंगल रह गया, इसकी कोई मैपिंग नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, पहली कंडीशन क्या है कि सबकी मैपिंग होना चाहिए, एक के एलिमेंट की सबकी मैपिंग, तो 1 की मैपिंग है, 2 की मैपिंग है, 3 की मैपिंग है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी। सेकंड कि सबकी एक एक इमेज होना चाहिए, तो 1 की तो 2 इमेज दिख रही है, एक बार ए है और एक बार बी है, मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये देखिए फर्स्ट कंडीशन कि सेट, जो पहला सेट है जैसे यहाँ पे एक्स और वाई, मतलब रिलेशन जो है, मतलब रिलेशन डिफाइन है एक्स टू वाई। अब ये रिलेशन है, अब ये रिलेशन फंक्शन बन पाएगा नहीं, हमें ये बताना है। तो पहले सेट के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की है, 4 की है, सबकी मैपिंग है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकेंड कि सबकी एक ही इमेज होना चाहिए, तो 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, मतलब सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हुई, तो ये फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन है। आगे समझ। अब ये 4 एग्जाम्पल और देख लीजिए। फर्स्ट देखिए, ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है, तो हाँ चारों की मैपिंग है और सबकी एक ही इमेज है, मतलब ये फंक्शन है, तो फर्स्ट वाला तो फंक्शन है। सेकेंड देखिए, इसमें डी सिंगल रह गया, बाकी ए बी सी की तो मैपिंग है लेकिन डी सिंगल हो गया, तो मतलब ये फंक्शन नहीं हो पाया, फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई।
इसमें देखिए, इसमें चारों की मैपिंग है और चारों की एक एक ही इमेज है ना। भले जो सी डी दिख रहा है इनकी सिंगल मतलब एक ही इमेज है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या इमेज है, बस एक एक ही होना चाहिए, मतलब ये फंक्शन कहलाएगा, सबकी एक एक ही इमेज है और सबकी इमेज है। फोर्थ, इसमें देख रहे हैं कि ए तो दो के लेके चल रहा है, मतलब ये तो भैया फंक्शन नहीं कहलाएगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि कौन से रिलेशंस फंक्शंस बन पाते हैं, कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये हम रिलेशंस में तो पढ़ के आए हैं, अब फंक्शंस में देखना है। ये वेन डायग्राम देखिए, पहले बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं, रिलेशन तो है, फंक्शन है कि नहीं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है और सबकी मैपिंग और सबकी एक एक ही इमेज है, ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब बताना इस फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या है। डोमेन मैंने आपको क्या बताया था, सेट ए के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग है। तो फंक्शन में तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होती है, क्योंकि एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जिसकी मैपिंग नहीं है, जो सिंगल रह गया, वो फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। तो फंक्शन में तो सारे एलिमेंट की मैपिंग होती है, तो फंक्शन में डोमेन होता है सेट ए, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पर है ABCD, A B C एंड D। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन बताया था आपको मैंने, सेट बी के सारे एलिमेंट। यहाँ पर भी सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, P Q R और S। रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग है। तो यहाँ पर P Q R की मैपिंग है, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, P Q R। समझ आ गया फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है। तो अब इसकी बताइए, पहले तो ये बताइए फंक्शन है कि नहीं। तो इसमें ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है, बिल्कुल है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड कि सबकी एक एक इमेज होना चाहिए, तो 1 की भी एक ही इमेज है, -1 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक इमेज है और -3 की एक इमेज है। क्या इमेज है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक एक ही होना चाहिए। अब डोमेन बताइए, डोमेन क्या मैंने बोला कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स, ऐसा क्यों, क्योंकि सबकी मैपिंग है। तो कौन कौन सा है, 1 -1 3 -3, तो ये आ गया डोमेन। कोडोमेन है सेट बी के सारे एलिमेंट्स, तो 1 4 9 16 1 4 9 और 16। अब रेंज बताइए, रेंज क्या है, सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग है, तो 1 और 9 की मैपिंग है, 1 और 9, तो ये आ गया रेंज। क्लियर हो गया, बढ़ते आगे। चलिए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की तरफ। बेसिकली हमें 4 टाइप के फंक्शंस पढ़ना है, कौन कौन से, 1 1, मैनी 1, ऑन 2 और इन 2। एक एक करके देखते हैं क्या है। 1 1 फंक्शन नाम से क्लियर है, जिसमें 1 एलिमेंट की मैपिंग 1 के साथ होगी, मतलब एक एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट के साथ होगी, उसे कहेंगे 1 1। जैसे यहां पर देखिए, पहले तो बताइए फंक्शन है कि नहीं, पहले हम ये चेक करेंगे ना फंक्शन है कि नहीं, तभी तो बता पाएंगे कौन सा टाइप का फंक्शन है। पहले फंक्शन है कि नहीं, तो ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, चारों की मैपिंग है और सबकी एक एक इमेज। अब 1 1 क्या बोला, एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ होगी, तो इसमें देखिए एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ है, सारे एलिमेंट्स की मैपिंग एक एक एलिमेंट्स के साथ है ना, तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। क्लियर। अब देखते हैं मैनी 1, ये भी नाम से क्लियर है, मैनी 1 मतलब जिसमें मैनी एलिमेंट्स की मैपिंग 1 एलिमेंट के साथ होगी। जैसे यहां पर C और D की मैपिंग R के साथ है, तो ये मैनी 1 हो गया कि 2 एलिमेंट्स की मैपिंग एक के साथ है। ऐसा ही यदि B की मैपिंग Q के साथ ना होकर B की मैपिंग R के साथ होती, तो तब भी ये होता मैनी 1 फंक्शन, ठीक है ना। यदि सारे एलिमेंट्स की मैपिंग R के साथ हो जाती, तब भी हम कहते हैं मैनी 1। तो समझ गए 1 1 मैनी 1 क्या होता है। यदि मैनी एलिमेंट्स की मैपिंग 1 के साथ हो तो उसे कहेंगे मैनी 1, और 1 एलिमेंट की मैपिंग 1 के साथ होगी तो उसे कहेंगे 1 1 फंक्शन। अब यहाँ से ये चीज़ भी समझ आ रही होगी कि कोई फंक्शन या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, है, क्योंकि यदि 1 1 है तो मैनी 1 हो नहीं पाएगा, और यदि मैनी 1 हो गया तो 1 1 नहीं हो पाएगा। तो ठीक क्लियर है दोनों। तो अब देखते हैं ऑन 2 और इन 2। ऑन 2 की डेफिनेशन क्या होती है, ऑन 2 की डेफिनेशन होती है कि जब कोडोमेन इक्वल टू हो जाए रेंज के, तो वो होगा ऑन 2 फंक्शन, और यदि कोडोमेन नॉट इक्वल टू हो रेंज के, तो वो होगा इन 2 फंक्शन। और कोडोमेन रेंज क्या होते हैं तो हमने देखा है, जैसे ये देखिए फर्स्ट
पहले फंक्शन है क्या? हाँ फंक्शन है। अब देखते हैं कौन से टाइप का है। मैंने कहा कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए, जैसे इसमें कोडोमेन क्या होगा, फर्स्ट वाले में कोडोमेन होते हैं बी के सारे एलिमेंट्स, तो बी के एलिमेंट लिख दिए पी क्यू आर एस, तो ये हो गया कोडोमेन। और रेंज क्या है? रेंज होता है बी के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग हुई है, तो यहाँ तो चारों की मैपिंग है, मतलब रेंज में भी आ गया पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर कोडोमेन इक्वल टू आ रहा है रेंज के, तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन। इनटू क्या होता है? कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज हो, तो इसमें कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो यही आएगा पी क्यू आर एस। रेंज क्या आएगा? रेंज होगा सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग है, तो पी क्यू आर की मैपिंग है, तो इसमें आ गया पी क्यू आर। अब यहां पर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज आ रहा है, मतलब ये हो गया इनटू फंक्शन। दोनों क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? लिखना है आपको, है ना डेफिनेशन के ऑन टू क्या होता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, तब वो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू, और कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज हो जाएगा तब वो फंक्शन कहलाएगा इनटू। और यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है कोई फंक्शन ऑन टू हो सकता है या इनटू हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला वन वन फंक्शंस भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ है, एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ है ना, तो ये वन वन फंक्शन भी है। और सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला मैनी वन फंक्शन दिख रहा है, तो मतलब कोई फंक्शन वन वन ऑन टू या वन वन ऑन इनटू हो सकता है, या फिर कोई फंक्शन मैनी वन ऑन टू या मैनी वन इनटू हो सकता है, ठीक है। तो एक बार चारों टाइप के फंक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में कौन से टाइप का फंक्शन है? पहले बात तो सारे फंक्शंस हैं, ठीक है ना। तो पहले कौन से टाइप का है? पहले वन वन तो दिख रहा है क्योंकि एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ है, तो ये वन वन है। वन वन के साथ क्या क्या है? अब कोडोमेन देखते हैं। कोडोमेन में आ रहा है ए बी सी, बी के पूरे एलिमेंट आते हैं, कोडोमेन है ए बी सी, और तीनों की मैपिंग भी की गई है, तो रेंज भी ए बी सी आ रहा है। मतलब जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज आता है कौन सा फंक्शन होता है? वो होता है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो वन वन ऑन टू, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये है वन वन ऑन टू। अब सेकंड देखिए, ये कौन सा टाइप का है? तो ये वन वन दिख रहा है क्योंकि एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ है, ये एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ है ना। भले बी में एक एलिमेंट सिंगल हो गया लेकिन वो रह सकता है, ये फंक्शन तो है ना, फंक्शन है कि सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है और सबकी एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन तो है। और वन वन है क्योंकि एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ है, एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ है, एक एलिमेंट की एक के साथ, तो ये वन वन तो हो गया। कौन सा हो गया? वन वन। अब देखते हैं ऑन टू है या एन टू है। तो इसका कोडोमेन ए बी सी डी आ रहा है, लेकिन रेंज क्या आ रहा है? ए बी सी, मतलब कोडोमेन नॉट इक्वल टू आ रहा है रेंज की, तो ये हो गया इनटू फंक्शन। तो ये एग्जांपल है वन वन इनटू का। फर्स्ट वाला है वन वन ऑन टू का, सेकंड वाला है वन वन इनटू का। अब थर्ड देखिए, थर्ड भी फंक्शन है, सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है, सबकी एक एक इमेज है, लेकिन थर्ड मैनी वन है क्योंकि 2 और 3 दोनों की मैपिंग बी के साथ, तो ये हो गया मैनी वन फंक्शन। अब वन वन मैनी वन में मैनी वन हो गया। अब ऑन टू इन टू में देखते हैं, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन में आ रहा है एबीसी, और रेंज में भी एबीसी आ रहा है, मतलब कोडोमेन इक्वल टू आ रहा है रेंज, तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन। तो ये मैनी वन ऑन टू। लास्ट वाला देखिए, ये भी फंक्शन है, सबकी मैपिंग है, सबकी एक एक इमेज है। अब ये भी मैनी वन है क्योंकि 1 और 2 की मैपिंग एक के साथ है, तो मैनी वन है फंक्शन। अब ऑन टू है या इन टू है? तो कोडोमेन है ए बी सी डी और रेंज है ए सी डी क्योंकि बी सिंगल है, तो ये हो गया इन टू। तो ये हो गया मैनी वन इन टू। चारों एग्जाम्पल क्लियर है? नहीं आया समझ तो रिवाइंड करें, है ना, फिर से देखें, वैसे बड़े धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट वाला है वन वन ऑन टू, सेकेंड वाला है फर्स्ट वाला है वन वन ऑन टू, सेकेंड वाला है वन वन इन टू, थर्ड वाला है मैनी वन ऑन टू, फोर्थ वाला है मैनी वन इन टू। ठीक है, ये आपको बना लेना है अपने उस नोट्स में डायग्राम। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इस टाइप के फंक्शंस को देखते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उनमें वेन डायग्राम दिया था, और वेन डायग्राम को देख के बताना बड़ा आसान है कि वन वन होगा कि मैनी वन होगा, ऑन टू होगा कि इन टू होगा, है ना। वेन डायग्राम से देख के बताना बड़ा आसान है। लेकिन यदि हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं तब कैसे बताएंगे कि फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है? तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली हमें वैल्यू रख के देखना पड़ता है। जैसे हम एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे हमने इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू रखी 1, तो हमें वाई की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 का स्क्वायर 1। और यदि एक्स की वैल्यू -1 रख रहे हैं तब भी वाई की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। तो इससे क्या समझ आया
कि जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है 1, और x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तब भी हमें मिल रही है 1। तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया ना, मैनी एलिमेंट की मैपिंग 1 के साथ, तो ये हो गया मैनी वन फंक्शन। ऐसे सेकंड वाला y इक्वल टू मॉड x, इसमें भी x की वैल्यू यदि 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 मिल रही है, और x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तब भी y की वैल्यू 1 मिल रही है, तो ये भी मैनी वन फंक्शन हो गया। तो ये समझ गए, 1 मैनी वन में ये मैनी वन फंक्शन है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि ये ऑन टू फंक्शन है या इन टू फंक्शन है, तब कैसे बताएंगे? ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि कोडोमेन इक्वल टू होगा रेंज की, और इन टू में कोडोमेन नॉट इक्वल टू होगा रेंज की। अब रेंज क्या है? रेंज जो हम एलिमेंट्स, जो हमारी y की वैल्यू आ रही है वो तो है रेंज, तो y की वैल्यू तो हम एक एक करके निकाल रहे हैं। लेकिन कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दिया होता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है ऐसे कि एक फंक्शन डिफाइन है R2R, R2R मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x²। इसमें जो पहला R होता है ये होता है डोमेन, और सेकेंड R होता है कोडोमेन, या R2R की जगह N टू N, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। ज़्यादातर R2R दिया होता है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। तो पहला होता है डोमेन, सेकंड होता है कोडोमेन। अब कोडोमेन हमें एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में दे दिया है, अब हमें रेंज निकालना है, तभी हम बता पाएंगे ना कि कोडोमेन रेंज के इक्वल है कि नहीं, तभी हम बता पाएंगे कि ऑन टू है कि इन टू है। तो चेक करते हैं, जैसे फंक्शन क्या है y इक्वल टू x², तो रेंज निकालिए। तो रेंज मतलब y की वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगी। अब y की वैल्यू, जब x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 0, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तब हमें 1 मिल रही है, -2 रख रहे हैं तो 4 मिल रही है। तो क्या कभी y की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? y की वैल्यू नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकती है। मतलब इसकी रेंज क्या हो गया? इसका रेंज हो रहा है 0 से इनफाइनाइट, 0 हो सकता है इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, और 0 से इनफाइनाइट। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है रियल नंबर, रियल नंबर मतलब -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। तो क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है? तो इक्वल नहीं है, मतलब ये फंक्शन हो गया इनटू फंक्शन। समझ गए? कोडोमेन हमें एग्जाम में दिया होता है क्वेश्चन में, और रेंज हमें निकालते हैं, तो इसका वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो इसका डोमेन क्या, इसका रेंज क्या आएगी? इसकी रेंज आएगी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। और कोडोमेन है रियल नंबर, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, जो कि इक्वल नहीं हुआ। फिर इक्वल नहीं हुआ तो इनटू हो गया। क्लियर हो गया? तो ऐसे वैल्यू रख के देखना है। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो तो बड़ा छोटा फंक्शन है कि y इक्वल टू x², तो ये तो इतना छोटा है कि हमने इसमें लिटरली वैल्यू रख के देख लिया कि ये फंक्शन 1 है या मैनी वन। ठीक है, हर बार तो ऐसा नहीं कर सकते कि वैल्यू रख के देख रहे हैं कि 1 आ रहा है कि मैनी वन, हर बार तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्या इसकी कोई दूसरी मेथड है जिससे हम पता कर पाएँ कि फंक्शन 1 है या मैनी वन? देखिए अभी हम फोकस कर रहे हैं 1 और मैनी वन पर, ऑन टू और इन टू को उसके बाद देखेंगे जब 1 और मैनी वन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस पर फोकस करिए। तो हर बार वैल्यू रख नहीं सकते, तो क्या दूसरी मेथड है? तो दूसरी मेथड है, वो क्या है? वो है ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड क्या होता है? यदि हमें किसी फंक्शन का ग्राफ पता हो तो उस ग्राफ को देखकर हम बता पाएंगे कि जो फंक्शन है ये 1 है या मैनी वन है, और उस ग्राफ को हम देखकर ये भी बता पाएंगे कि ये जो ग्राफ है फंक्शन का ग्राफ है या कोई फंक्शन है ही नहीं। तो इसके लिए 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और एक है वर्टिकल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मतलब HLT, वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब VLT। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से क्या पता चलता है? इस टेस्ट से हमें पता चलता है, मतलब टू चेक वेदर द फंक्शन इज 1 और मैनी वन, मतलब ये फंक्शन 1 है या मैनी वन, ये पता चलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। और वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या पता चलेगा कि टू चेक वेदर द फंक्शन इज फंक्शन और नॉट, मतलब फंक्शन है भी कि नहीं, उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट। अभी क्या होता है इसे डिटेल में देखते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान भी रखना है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब देखते हैं ना ये टेस्ट है क्या। पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बताता है कि कोई फंक्शन 1 है या मैनी वन है। जैसे हमारे सामने 2 ग्राफ दिए हुए हैं। पहला ग्राफ है अपवर्ड पैराबोला जो कि है y इक्वल टू x² का, और सेकंड वाला ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x का। देखिए अब हम ग्राफ्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस फंक्शन का ग्राफ क्या है ना।
बाकी हम ग्राफ्स को डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कैसा कोई ग्राफ कैसे बनता है, लेकिन अभी आपको आपके नोट्स में बनाते चलना है कि किस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, अपवर्ड पैराबोला, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। और अभी आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है? यदि हम किसी फंक्शन के ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन को डालें, जैसे हमने इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी डाल सकते हैं, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, देन द फंक्शन विल बी अ मैन इवन फंक्शन। क्या बोला मैंने? यदि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन किसी फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन मैन इवन फंक्शन है। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है कि x1 के करस्पॉन्डिंग और x2 के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू सेम आ रही है। मतलब जब हम x की वैल्यू x1 रख रहे हैं या x की वैल्यू x2 रख रहे हैं तो हमें a की वैल्यू मिल रही है, वो है y1। तो ये तो हो गया मैन इवन फंक्शन, ये मैन इवन फंक्शन हो गया ना। ऐसे ये वाले ग्राफ में देखिए, इसमें भी जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं तो इसमें दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, मतलब ये मैन इवन है क्योंकि x1 के करस्पॉन्डिंग और x2 के करस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, क्लियर हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है। ये आपको लिख लेना है कि जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक से ज़्यादा आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में तो फंक्शन मैन इवन फंक्शन हो जाता है। जैसे अब ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स क्यू का। इस ग्राफ में जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, जैसे हमने डाला यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाली तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक आ रहा है, मतलब ये फंक्शन है 1 1 फंक्शन। इसी तरह ये ग्राफ देखिए y इक्वल टू 1/x का, इस ग्राफ को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ में कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है, जैसे यहाँ पर डाली या फिर यहाँ पर डाली, कहीं पर भी डाली है तो आपको एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, मतलब ये फंक्शन भी 1 1 फंक्शन है। ठीक है, यदि एक पॉइंट मिल रहा है तो 1 1, एक से ज़्यादा मिल रहा है तो मैन इवन। अब ये साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ, ये तो आपको पता होगा कि साइन एक्स का ग्राफ होता है ये, और ये होता है कॉस एक्स का। दोनों ग्राफ हमें 0 से 2π के बीच दिए हुए हैं। इसमें यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं तो हम देखेंगे कि एक से ज़्यादा पॉइंट इंटरसेक्टिंग आ रहे हैं, तो मतलब ये फंक्शंस भी, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी मैन इवन फंक्शन है। यहीं पर यदि मैं 10x का ग्राफ भी लिखूँ, डाल दूँ, जैसे मैंने ये 10x का ग्राफ है, 10x के ग्राफ में यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली तो इसमें भी हमें एक से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, तो मतलब 10x भी मैन इवन फंक्शन है ना। अब मैं इसे छोटा कर देता हूँ तो साइड में लगा देता हूँ, ये तीनों साथ हो गए। ये है y इक्वल टू 10x का ग्राफ। तो 10x हो, साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, या फिर कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो हमेशा मैन इवन फंक्शन होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैन इवन, बोल सकते हैं ना। तो ये भी आप लिख लीजिए कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैन इवन फंक्शंस। क्लियर है? और ऐसा क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। अब यहाँ क्या लिखा है कि ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मैन इवन फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पर अभी मैं आपको बताऊँ कि पीरियोडिक फंक्शंस वो होते हैं जिनका ग्राफ रिपीट होता है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये रिपीट होता चलेगा, ये ऐसा जाएगा तो रिपीट होगा, तो ये पीरियोडिक फंक्शंस है। और इसमें जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट डालते हैं तो हमें एक से ज़्यादा पॉइंट इंटरसेक्टिंग आएंगे, तो मतलब ये भी मैन इवन है। तो हम कह सकते हैं ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मैन इवन। तो ये भी आपको नोट्स में लिख लेना, इसे हम डिटेल में करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस, लेकिन अभी आप ध्यान रखेंगे वो फंक्शंस जिनका ग्राफ रिपीट होता है उन्हें कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताता है कि दिया गया ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या फंक्शन का ग्राफ नहीं है। जैसे हमें यहाँ पर 4 ग्राफ दिए हुए हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। एक एक करके चेक करते हैं कि ये फंक्शन के ग्राफ है कि नहीं ना। पहले चेक करते हैं सर्कल को। तो सर्कल पर वर्टिकल लाइन डाली है, तो हमने कहीं भी वर्टिकल लाइन डाली, तो जब वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब वो जो दिया गया ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है।
और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो दिया गया ग्राफ फंक्शन का ग्राफ। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है कि किसी x की वैल्यू के लिए x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें y की 2 वैल्यू मिल रही है। ये ग्राफ में देखिए ना, x की x1 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें y की 2 वैल्यू मिल रही है, y1 और y2। मतलब जब हम इसे वेन डायग्राम में दर्शाएंगे x1 और यहाँ पर y1 y2, x की मैपिंग y1 और y2 दोनों के साथ है, मतलब x1 की दो इमेज है y1 y2। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं है ना। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? पहली थी कि सबकी मैपिंग होना चाहिए, दूसरी कि सबकी एक एक इमेज होना चाहिए, पर यहाँ तो x1 की दो इमेज है। समझ आया? इसे एक बार हम सर्कल की इक्वेशन रख के भी देख लेते हैं ना। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = 4। ये सर्कल की इक्वेशन है। यदि हम x की वैल्यू 1 रखें तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है? y² की वैल्यू 3 और y की वैल्यू मिल रही है +-3। तो यहाँ से x1 की एक वैल्यू के लिए हमें y की 2 वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो मतलब एक की दो इमेज है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो सर्कल तो फंक्शन नहीं है। अब पैराबोला में भी एक से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, तो ये भी फंक्शन नहीं है। एलिप्स ये भी फंक्शन नहीं है, और हाइपरबोला ये भी फंक्शन नहीं है। तो मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनमें से कुछ भी फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो क्या है? तो एक कर्व है, और इन कर्व को हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। जब ज्योमेट्री में हम देखेंगे कि सर्कल की इक्वेशंस कैसे होती हैं, क्या बनती हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सबको हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? उसमें ज्योमेट्री में। ठीक है, तो एक कर्व है, ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, ये जो पैराबोला आप देख रहे हैं, ये राइट साइड पैराबोला है। इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है y² = 4x। इससे पहले हमने पैराबोला पढ़ा था, अपवर्ड पैराबोला पढ़ा था, जिसकी इक्वेशन थी y = x²। तो वो तो फंक्शन था, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो पैराबोला टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पैराबोला 4 टाइप के होते हैं: अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। अपवर्ड पैराबोला, आप अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला देख के समझ पा रहे हैं कि ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है ना। जब वर्टिकल लाइन डाल रहे हैं तो एक एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आ रहा है ना। लेकिन राइट साइड पैराबोला और लेफ्ट साइड पैराबोला, इसमें जब हम वर्टिकल लाइन डाल रहे हैं तो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इनकी इक्वेशंस क्या होती है? अपवर्ड की होती है y = x², डाउनवर्ड की होती है y = -x², इसकी इक्वेशन होती है y² = 4x, और लेफ्ट साइड की होती है y² = -4x। अब ये ग्राफ देखिए, इसकी इक्वेशन क्या है? y² = 4x। अच्छा, y² = 4x है, मतलब y² की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने के लिए हमें x की वैल्यू को भी हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, इसलिए जो ग्राफ है वो पॉजिटिव x एक्सिस की ओर बना हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। यदि आपको अभी इतना समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जब हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पर अभी देखिए इसको, इसमें क्या है? y² = 4x। तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी +-√4x। तो y की हमें 2 वैल्यू मिल रही है, एक है y = √4x और एक वैल्यू मिल रही है -√4x। तो जो y = +√4x है, ये इक्वेशन होती है इस ग्राफ की, और y = -4x ये इक्वेशन होती है इस ग्राफ की। ये ग्राफ दो भागों में बटा होता है। ऊपर वाले की इक्वेशन होती है y = √4x, नीचे वाले की होती है y = -√4x। ऐसे ही इस ग्राफ में भी होता है। इसमें y की वैल्यू क्या क्या आएगी? y की वैल्यू आ रही है +-√-4x। तो मतलब y की 2 वैल्यू आई, y = +√-4x और y = -√-4x। तो जो y = √-4x है, ये इक्वेशन होती है इसकी, और y = -√4x ये होती है इक्वेशन इसकी। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि यदि आपके एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन आए y = √4x, तो बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है y = √4x, इसका ग्राफ क्या है? इसका ग्राफ तो यही है। इसमें जब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट डालते हैं तो वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये फंक्शन होगा। ठीक है, y = √4x ये फंक्शन होगा। यदि और नीचे वाला यदि ग्राफ आ गया, नीचे वाला भी आ गया, अकेला नीचे वाला, मतलब जैसे मैं यहाँ पर देखूँ सिर्फ इतना ग्राफ आ गया,
y इक्वल टू -√4x। तो ये ग्राफ जो है फंक्शन होगा क्या? तो हाँ, ये भी फंक्शन होगा क्योंकि ये भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो क्लियर हो गया। इसी तरह सर्कल में भी होता है। सर्कल की इक्वेशन क्या थी? x² + y² इक्वल टू 4। तो यहाँ से y² की वैल्यू क्या है? 4 - x²। तो y की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है +√4 - x², जो कि है ये वाले सर्कल की इक्वेशन। यदि नीचे वाला सर्कल होता तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू -√4 - x²। तो अभी से ऊपर वाले का है। तो अब ये बताना ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। तो ये फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि इसमें जब वर्टिकल लाइन डालेंगे तो ये वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये फंक्शन है। तो ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि ऐसे आए हैं क्वेश्चन तो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का है, सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ दिया हुआ, ऊपर वाले ग्राफ की इक्वेशन दी है, तो वो फंक्शन होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आगे। अब कुछ नाम है जो आपको ध्यान होना चाहिए। क्या क्या कि 1 फंक्शंस को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं? जिनमें कोडोमेन इक्वल होता है रेंज के। तो ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम भी है, वो है सर्जेक्टिव, और 1 का दूसरा नाम है वो इंजेक्टिव। अब ये कैसे याद रखोगे? इंजेक्टिव को याद रख सकते हो, ट्रिक्स है कि इंजेक्शन है, जैसे इंजेक्शन एक ही करके देते हैं ना, इसलिए इंजेक्टिव का नाम होगा 1 और सर्जेक्टिव का नाम होगा ऑन टू। तो ये ट्रिक है, बाकी आपकी अलग ट्रिक हो सकती है। और यदि कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, इंजेक्टिव मतलब 1 भी है और ऑन टू भी है, तो मतलब वो फंक्शन, उस फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्टिव। मतलब कोई फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है तो वो फंक्शन कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नाम है, ध्यान ही रखना बस। आप आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शंस पर। इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था इनवर्स ऑफ रिलेशंस। उसमें क्या था? उसमें हमने बस एरो के डायरेक्शन को उल्टा कर देते थे। बस इसमें भी वैसे ही है। मान लीजिए जैसे रिलेशन, एक फंक्शन दिया हुआ है a to b, एक फंक्शन है a to b, a में एलिमेंट है 1 2 3, b में एलिमेंट है a b c। 1 की मैपिंग a के साथ है, 2 की मैपिंग b के साथ है, 3 की मैपिंग c के साथ है। तो जो इनवर्स ऑफ फंक्शन होगा उसे डिनोट करेंगे f इनवर्स से, और एरो हो जाएगा b to a। तो यहाँ b के एलिमेंट आ जाएंगे a b c, यहाँ जाएंगे a के एलिमेंट 1 2 3। a की मैपिंग हो जाएगी 1 के साथ, b की मैपिंग 2 के साथ, c की 3 के साथ। सेम ही है, जैसा रिलेशन में था वैसे ही फंक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका क्या मतलब है? कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब 1 और ऑन टू फंक्शन। 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। ऐसा क्यों है? इसका आंसर बताइए, खुद सोचिए एक बार। तो इसका आंसर ढूंढते हैं। मैंने कहा बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब 1 होना चाहिए, पहली बात तो फंक्शन। लेकिन हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं फंक्शन 1 ना होकर मैनी 1 है। तो ये एग्जांपल है मैनी 1 का, जिसमें मैनी एलिमेंट की मैपिंग किसी एक के साथ है, जैसे -1 और 1 की मैपिंग 1 के साथ है। तो ये फंक्शन डिफाइन है a to b। पहली बात तो ये फंक्शन है ना, a to b है क्योंकि सबकी मैपिंग और सबकी एक एक मैपिंग है, लेकिन ये मैनी 1 फंक्शन है। अब इसका हम इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालेंगे जिसमें मैपिंग हो जाएगी b to a, एरो चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही b to a करेंगे तो b में एलिमेंट है 1 और 4, और 1 की मैपिंग 1 और -1 दोनों के साथ हो जाएगी, मतलब एक की दो इमेज हो जाएगी। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा ना, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है सबकी एक एक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 की 2 इमेज हो गई, इसी तरह 4 की भी 2 इमेज हो गई। तो ये तो फंक्शन ही नहीं बचेगा, इसलिए इसका इन्वर्स ही नहीं निकलेगा। इसलिए कहा जाता है कि 1 होना चाहिए वो फंक्शन। पहली बात तो ये। और दूसरा क्या था कि वो ऑन टू होना चाहिए, लेकिन हम मान लेते हैं ऑन टू ना होकर इन टू है। इन टू मतलब जिसमें कोडोमेन नॉट इक्वल टू होगा रेंज के। जैसे ये एग्जांपल है जिसमें फंक्शन है डिफाइन है a to b, ये ऑन इनटू फंक्शन का एग्जांपल है। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं जिसमें मैपिंग होगी b to a की। तो यहाँ पर a की मैपिंग हो गई 1 के साथ, b की मैपिंग हो गई 2 के साथ, लेकिन यहाँ पर c सिंगल रह गया। लेकिन फंक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन ही थी कि सभी की मैपिंग होना चाहिए,
लेकिन सी की कोई मैपिंग ही नहीं हो पाई, तो इसीलिए ये फंक्शन ही नहीं बचेगा, तो इसका इन्वर्स ही नहीं निकलेगा, मतलब ये इसलिए कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। तो फंक्शन 1 1 होने के साथ ऑन टू भी होगा, उसे कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, और तभी उसका इन्वर्स निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए लाइन का मतलब समझ गए आप, इन्वर्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने देखा पहली बात तो अभी कि 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर द बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसमें कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, और इन टू क्या होता है, जिसमें कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज होगा। फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट को भी देखा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से क्या पता चलता है कि फंक्शन 1 1 है या मैनी 1, और वर्टिकल लाइन से टेस्ट से पता चलता है कि फंक्शन है भी या नहीं है ना। आज हमने ये सब पढ़ा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, कल से हम पढ़ेंगे ऑड इवन फंक्शन है ना। तो अभी तक जितना पढ़ा है आपको समझ आ गया होगा। फंक्शन अभी ये पहली वीडियो है, इसके बाद अभी वीडियोस आएंगी 6-7 वीडियो में फंक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही चलेंगे ना, एक एक कंसेप्ट को समझते हुए। यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन बताएं पहले बात तो कि आपको कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।